गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नौकरी मंच पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने भारतीय संविधान में इंडियन प्रेसिडेंट को पढ़ा था, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की हमने दो वीडियोस डाली थी, जिसमें इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, और कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां, इमरजेंसी पावर, वीटो पावर और राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्तियां। तो हमने राष्ट्रपति के टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो अभी हम करते हैं नागरिकता टॉपिक, भारतीय संविधान का पार्ट नंबर सेकंड, भाग नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जो नागरिकता है उसमें काफी सारे आयाम हैं, विधियां हैं, मेथड्स हैं इसे प्राप्त करने के। सबसे पहले हमने अमेरिका की तरह अपनाया था जन्म के आधार को। तो जन्म के आधार पर नागरिकता थी, फिर कुछ डिसएडवांटेज रहे उसके बाद फिर हमने बाय डिसेंट एक रूल अपनाया भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का। और इसी तरीके से अभी भारत की जो नागरिकता है तो उसकी क्या क्या विधियां होती हैं और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो उन सब के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं एनआरआई के लिए नागरिकता के रूल्स, क्या उनको वोट डालने का राइट है या नहीं है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भारत की नागरिकता, तो भारत का जो नागरिक होगा, आप सभी को पता है कि भारत का जो नागरिक होगा उसको स्पेसिफिक राइट दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। तो भारत की जो नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान के पार्ट नंबर सेकंड में है, भाग नंबर 2 में। तो भारतीय संविधान के वर्तमान समय में 25 भाग हैं, मूल रूप से 22 भाग थे। तो भाग नंबर सेकंड में नागरिकता का वर्णन है और आर्टिकल रहता है 5 to 11। प्यारे विद्यार्थियों, 5 to 11 अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक रहेगी नागरिकता। तो हम यहाँ अनुच्छेद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 को देखिएगा कि आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 5 नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के बारे में बताता है। तो नागरिकता की 5 विधियां, नागरिकता प्राप्ति, भारत की जो नागरिकता प्राप्ति है, भारत की नागरिकता प्राप्ति की जो 5 मेथड हैं, 5 विधियां, तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की 5 विधियों का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 5 में। तो कौन कौन सी विधियां हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों विधियां यहां पर रहेगी। पहले नंबर पर रहेगी जन्म के आधार पर, फर्स्ट है बाय बर्थ, सेकंड है बाय डिसेंट, वंश का आधार और वंश का आधार। तीसरे नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों रहेगा बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की विधि, पंजीकरण। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर रहेगा बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीय करण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की विधि। और फाइनली फिफ्थ नंबर पर, 5वें नंबर पर रहेगी देशीयकरण के बाद रहेगी अर्जित नागरिकता। तो ये हमारी 5 विधियां हैं नागरिकता को प्राप्त करने की। तो अनुच्छेद नंबर 5 में बताया गया कि नागरिकता को आप 5 प्रकार से जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विदेशी भारत के अंदर आया, वर्क परमिट पर आता है, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। कोई भी विदेशी लड़के लड़कियां भारतीय लड़के लड़कियों से विवाह करते हैं तो किस आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो क्या क्या और रूल्स होंगे नागरिकता को प्राप्त करने के, ये इन 5 विधियों में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 5 विधियां आती हैं आर्टिकल नंबर 5 में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट आएगा आर्टिकल नंबर 6। तो अनुच्छेद नंबर 6 जो है इसमें क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 6 में कहा गया था कि भाई
जो लोग 15 अगस्त 1947, जो लोग 15 अगस्त 1947 के बाद 1947 के बाद 19 जुलाई 1948 तक 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए तो उनको नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान से भारत आए तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर मिलेगी भाई? जन्म के आधार पर मिलेगी इनको नागरिकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले एक ही था, तो जन्म के आधार पर मिलेगी। 6 महीने 6 मंथ इंडिया में रहने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर मिलेगी भाई नागरिकता? ये मिलेगी जन्म के आधार पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है ये एक ही थे, तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद नंबर 6 स्पेशली पाकिस्तान के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वन साइड से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में शिफ्ट हुए थे, जिसकी लास्ट डेट रखी गई थी 19 जुलाई 1948 तक। इसके बाद काफी सारे लोग वापिस तो चले गए 19 जुलाई 1948 तक भारत से पाकिस्तान चले गए रहने के लिए, और वहां जाकर के उनको लगा कि भाई उनका मन नहीं लगा, ABCD कोई भी रीजन रहा होगा वहां पर, या फिर उन्होंने देखा कि भारत ज्यादा बेस्ट था पाकिस्तान की बजाय। तो 1948 के बाद से 1949, 50, 51, 52 और 1955 तक काफी सारे लोग पाकिस्तान से दोबारा इंडिया के अंदर वापस आ गए, तो उनको भी जन्म के आधार पर नागरिकता दी गई। लेकिन उनके लिए अनुच्छेद नंबर 7 यहां पर रखा गया, जो दोबारा एक बार पाकिस्तान जाकर दोबारा से शिफ्ट हुए इंडिया में। तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल था प्यारे विद्यार्थियों? उनके लिए आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर 7 में क्या लिखा था? अनुच्छेद नंबर 7 में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 7, तो अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है कि जो लोग पाकिस्तान से, जो लोग पाकिस्तान से पुनः दोबारा, पाकिस्तान से दोबारा, पाकिस्तान से दोबारा भारत, दोबारा भारत में वापिस आए, दोबारा भारत में वापिस आए, उनको भी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी गई। उनको भी जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, क्योंकि उनका भी जो जन्म हुआ था तो वो भारत में ही हुआ था, तो उनको भी जन्म के आधार पर भारत के अंदर रहने की जो है वो इजाजत दे दी। सेम 6 मंथ रहने के बाद दोबारा से जो आए उनके लिए बना था हमारा अनुच्छेद नंबर 7। इसके अलावा फिर चर्चा हुई थी, संविधान सभा के अंदर डिस्कशन चल रहा था कि जो लोग आजादी के समय में आंदोलन जो कर रहे थे, जो विदेशों में भी चले गए थे, क्रांतिकारी थे, काफी लोग विदेशों में जाकर के जागरूकता उन्होंने की थी कि भाई भारत को आजाद करवाया जाए, और वो वहीं पर शिफ्ट हो गए। तो जितने भी लोग विदेशों के अंदर गए हुए थे, तो उनको भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, उनके बच्चों को कैसे प्राप्त होगी? तो संविधान सभा ने उनके लिए बनाया अनुच्छेद नंबर 8 को बनाया। तो क्या है अनुच्छेद नंबर 8 में? तो देखिएगा अनुच्छेद नंबर 8, तो आर्टिकल जो 8 है, अनुच्छेद नंबर 8 जो है वो क्या कहता है इसके बारे में? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विदेशों में रह रहे, विदेशों में, विदेशों में रह रहे, विदेशों में रह रहे भारतीयों, विदेशों में रह रहे भारतीयों के बच्चों को, विदेशों में रह रहे भारतीयों के बच्चों को वंश के आधार पर, बाय डिसेंट, वंश के आधार पर
नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। वंश के आधार पर नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान। तो वंश के आधार पर नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 8 में है। तो अनुच्छेद नंबर 8 में नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि जितने भी लोग विदेशों में रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो कभी भी आकर के भारत के अंदर नागरिकता ले सकते हैं। तो अगर वो भारत की नागरिकता लेंगे तो उनको फिर विदेश की जो नागरिकता है वो छोड़नी पड़ेगी। इसको हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर। तो देखिए आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9। तो जो अनुच्छेद नंबर 9 है हमारा, इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 9 में, अनुच्छेद नंबर 9, विदेश की नागरिकता अगर कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन विदेशी नागरिकता अपनी मर्जी से, अपने विवेक के आधार पर या उसका मन करे, अगर वह विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो भारत की उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता अगर वो ले लेता है तो भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता होगी, कनाडा की तरह एकल नागरिकता होगी इंडिया में। तो अनुच्छेद नंबर 9 कह रहा है कि अगर कोई भी भारतीय विदेश की अगर नागरिकता हासिल करता है तो अनुच्छेद नंबर 9 के तहत उसकी भारत की अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 जो है ये, इसमें कहा गया कि अगर हमारा किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है और अगर हम उस देश की, जिस देश के साथ हमारा विवाद चल रहा है, अगर हम उस देश की प्रशंसा करें, सपोज करो कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चलता ही रहता है, हम रहते इंडिया में हैं और हम पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी करें और भारत की हम अनदेखी करें यहाँ पर, या भारत के विरोध में अगर कुछ कहें तो हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा और हमारी नागरिकता को सरकार चाहे तो समाप्त भी कर सकती है देशद्रोह के आधार पर। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं कि अगर हम अपने देश की खुफिया जो एजेंसी है हमारे देश की, या हमारे देश की जो आर्मी है उसकी कोई इंफॉर्मेशन अगर बाहर हम देते हैं कहीं पर, तो भी हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होगा और हमारी जो नागरिकता है वो भंग हो जाएगी। तो अनुच्छेद नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है तो देखिएगा, अनुच्छेद नंबर 10 कहता है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक, अगर कोई भी भारतीय नागरिक देशद्रोह, अगर कोई भी भारतीय नागरिक देशद्रोह करता है, देशद्रोह करता है, अगर कोई भी भारतीय नागरिक देशद्रोह करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर उसने देशद्रोह किया तो उसकी नागरिकता, गवर्नमेंट उसकी जो सिटीजनशिप है तो उसकी नागरिकता को भारतीय सरकार समाप्त कर देगी। तो बर्खास्त हो जाएगी उसकी नागरिकता। दो शब्द यहां पर यूज कर सकते हैं, समाप्त और बर्खास्त। बर्खास्त ये शब्द हम यहां पर यूज कर सकते हैं, तो बर्खास्त हो जाएगी, ऐसा अनुच्छेद नंबर 10 में लिखा हुआ है। तो प्रत्येक जो यहाँ पर कानून है वो हमारे भारतीय संविधान में रिटन में है, क्योंकि हमारा संविधान हम पढ़ते हैं कि रिटन में है, लिखित में है। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 2 में जो अंतिम अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 11 है। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि देखिए जितने भी रूल हैं नागरिकता के, उनको लागू करे या ना करे ये संसद का मसला है। तो संसद का अधिकार है
आप ये नहीं कह सकते कि ये लिखा है भारतीय संविधान में, इसको सरकार लागू करेगी ही करेगी या उसको करना चाहिए, नहीं। संसद का अधिकार है, संसद का अधिकार क्षेत्र है नागरिकता के ऊपर कानून बनाना और उसको लागू करना। तो नागरिकता जो है ये संसद का अधिकार क्षेत्र है, ऐसा कहा है अनुच्छेद नंबर 11। और संसद में नागरिकता के रूल बनाने का जो अधिकार है वो कौन से मंत्रालय को है भाई? गृह मंत्रालय को है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। तो गृह मंत्रालय ही नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बनाता है और उन कानूनों को लागू करने का यहाँ पर काम करता है। तो हमने पढ़े यहाँ पर भाग नंबर 2 के अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11, जिसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आएंगे। उसके अलावा जो हमारे CAA हैं, काफी सारे CAA कानून जो हैं वो बन चुके हैं। तो जन्म के आधार पर पहला CAA बना था हमारा 1955, उसके बाद फिर बना 1986 में, फिर 1992 में बना, फिर 2004 में बना, 2005 में बना और 2019 के अंदर भी हमारा CAA बना था 17वीं लोकसभा में, जब काफी सारा बवाल हुआ था, बहुत सारी जगह दंगे फसाद इत्यादि हुए थे। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखें, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो पहला CAA है हमारी नागरिकता प्राप्त की विधियों को लेकर, वो कब आया था? जो पहला CAA है वो कब आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा, तो भाई जो पहला यहाँ पर CAA है फर्स्ट, वो है 1955 में, 1955, 1955। 1955 में जो फर्स्ट CAA आया उसमें था जन्म का आधार। फर्स्ट CAA में क्या था? जन्म का आधार। जन्म का आधार जो कि हमने डिस्कस किया था, जिसमें कहा गया था कि भाई 15 अगस्त 1947, जन्म का आधार क्या था कि 15 अगस्त 1947 या उसके बाद, या उसके बाद 15 अगस्त 1947 या उसके बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है, उसके बाद जिनका भी जन्म भारत में हुआ, तो उन सब को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो उन सबको जन्म के आधार पर भारत की जो नागरिकता है वो मिल जाएगी। तो जन्म का आधार जो कि हमने प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद नंबर 6 में, अनुच्छेद नंबर 7 में जो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चाहे कोई विदेश से आया है और उनका जो बच्चा है वो पैदा हुआ है इंडिया में, तो उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अमेरिका में भी यही रूल है कि जिसका भी जन्म अमेरिका के अंदर होता है तो वो अमेरिका का नागरिक कहलाता है। तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही थी। हमारे देश में पहले ही बहुत गरीबी थी, पहले ही जनसंख्या थी, खाद्य पदार्थों की पहले से ही कमी हो रही थी। तो इस सब को देखते हुए बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद 1986 में, क्योंकि परिवर्तन तो धीरे धीरे होता है, एकदम से तो परिवर्तन नहीं हो सकता, तो 1986 में 1986 में जाकर के जन्म के बाद फिर हमने अपनाया वंश का आधार बाय डिसेंट, कि भाई अब जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। अब अगर नागरिकता किसी को चाहिए विदेशी को इंडिया की, तो उसको अब नागरिकता मिलेगी बाय डिसेंट। तो सेकंड जो था CAA वो था बाय डिसेंट, वंश का आधार, जिसको हमने अनुच्छेद नंबर 5 में डिस्कस किया था कि 5 विधियां हैं, उनमें से सेकंड थी वंश का आधार। वंश के आधार पर कहा गया पहली बार कि जो बच्चा है, बच्चे का पिता अगर भारतीय है, बच्चे का पिता अगर भारतीय है तो फिर उसको ही भारत की नागरिकता मिलेगी। पिता जो है वो भारतीय होना चाहिए। तो 1986 में जब बाय डिसेंट को
यहाँ पर आधार बनाया गया, जिसको हम कहते हैं रक्त के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। तो सबसे पहले पिता के आधार को बनाया गया था। बनाया कब गया था वंश का आधार? 1986 में फर्स्ट टाइम ये अस्तित्व में आया, 1986। तो 1986 में पिता का आधार था। उसके बाद 1992 के CAA में कहा गया कि बच्चे की माता अगर भारतीय है, बच्चे की माता अगर भारतीय है, पिता का तो पहले ही आ गया 1986 में, और 1992 में कहा गया कि अगर बच्चे की माता भारतीय है और पिता विदेशी है तो उस समय बच्चे को वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दे देंगे, भले ही उसका जन्म विदेश में हुआ हो, भले ही उसका जन्म इंडिया में हुआ हो। यानी कि ये लाइन इंक्लूड हुई 1992 में कि माता और पिता दोनों में से अगर एक भारतीय है तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट जो CAA है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि अगली जो विधि है नागरिकता प्राप्त करने की वो कौन सी होगी? बाय रजिस्ट्रेशन होगी, पंजीकरण। तो जो पंजीकरण है, बाय रजिस्ट्रेशन है विधि, ये क्या कहती है? ये कहती है कि भाई शादी विवाह के आधार पर, शादी अगर कोई भी लड़का है, लड़की है, उन्होंने भारतीय लड़कियों से या भारतीय लड़कों से विवाह अगर किया है तो उसके आधार पर, शादी विवाह के आधार पर ये नागरिकता मिलती है पंजीकरण की। शादी विवाह के आधार पर, शादी विवाह के आधार पर भारत में 7 साल रहने के बाद, 7 साल इंडिया के अंदर रहना होगा, भारत में रहने के बाद। तो 7 साल भारत के अंदर रहने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कई बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि भारत के अंदर पंजीकरण की जो समय सीमा है वो कितनी है? 10 साल है, 5 साल है, 6 महीने है या फिर 7 साल है? तो पंजीकरण की जो समय अवधि है इस समय वो 7 साल है। 6 महीने कब होती थी? 1955 में, 1955 में हुआ करती थी 6 महीने। जैसा कि हमने अनुच्छेद नंबर 6 में और अनुच्छेद नंबर 7 में पढ़ा कि जो पाकिस्तान से इंडिया में शिफ्ट हुए थे पहली बार में या फिर दोबारा से शिफ्ट हुए थे तो उनको 6 महीने भारत के अंदर रहने के बाद जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी थी। तो उस समय 1955 के CAA के अंदर ही पंजीकरण की समय अवधि 6 मंथ हुआ करती थी। अभी कितनी है? 7 साल है। किसके लिए है? वो विदेशी लड़के या लड़कियां जो भारतीय लड़कियों से, लड़कों से विवाह करते हैं तो विवाह के बाद उनको 7 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा और उसके बाद पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये तो शादी विवाह आवश्यक हो गया इसमें। तो उसके बाद अगर शादी विवाह आवश्यक नहीं तो फिर कौन सी विधि है? फिर अगली विधि आती है यहां पर, ये आती है बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण। देशीयकरण क्या होता है कि भाई जहां हमने रहना स्टार्ट हो गया, रहना स्टार्ट हमने कर दिया, उस जगह से हमें प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई उस जगह से, तो देशीयकरण वहां हमारा हो गया। और ये साइकोलॉजिकल माना जाता है कि जो देशीयकरण है कहीं पर भी किसी नई जगह पर जब हम जाते हैं तो हमारा जो देशीयकरण है वो माना जाता है कि 10 साल में ही होगा जी देशीयकरण। किसी भी नई जगह से परमानेंट मोहब्बत हमें 10 साल में ही होगी, इससे कम समय में नहीं हो सकती। अगर हमारा कोई और अटैचमेंट नहीं है शादी का, विवाह का, अकेले हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो मानना जाएगा कि भाई 10 साल के बाद ही हमें भारत से, भारत के लोगों से प्यार हो सकता है, भारत की संस्कृति से प्यार हो सकता है। तो देशीयकरण 10 साल है। तो 10 साल भारत में रहने के बाद अगर कोई भी वर्क परमिट पर आया है, काम के आधार पर आया है इंडिया में, 10 साल भारत में रहा, वो 10 साल भारत में रहा। इसके अलावा एक शर्त होती है कि भाई 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। कितनी है? 22। तो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। एक शर्त भी रहती है 10 साल रहने के बाद, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए कि 22 भाषाएं हैं,
भारतीय संविधान की शेड्यूल नंबर 8 में, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनमें से कम एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कम से कम एक भाषा का ज्ञान जो है वो होना आवश्यक है। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में एक भाषा का ज्ञान आवश्यक, एक भाषा की नॉलेज, एक भाषा का जो ज्ञान है, नॉलेज है एक भाषा की, वो यहाँ पर आवश्यक है, जरूरी है, आवश्यक है भाई। तो एक भाषा का जो ज्ञान है वो होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अदनान सामी जो कि पाकिस्तान के सिंगर थे, अदनान शामी, तो अदनान शामी को हमने भारत की जो नागरिकता है वो प्रदान कर दी थी। भारत में 10 साल रहने के बाद हिंदी भाषा का उनको ज्ञान था। और ये जो हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, ये किसी को भी यहाँ पर हम नागरिकता, कोई खिलाड़ी है मान लीजिए, उस खिलाड़ी को भी हम नागरिकता दे सकते हैं। कोई भी आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसको भी हम ये नागरिकता दे सकते हैं। कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, किसी दूसरे देश से आया है, इंडिया अच्छा लगा, यहीं पर रहना चाहता है, तो उसको भी हम इन शर्तों के आधार पर यहाँ नागरिकता उनको हम प्रदान कर सकते हैं भाई। उसके बाद तो नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो 5वीं विधि है, जो अनुच्छेद नंबर 5 में हमने 5 विधियों की हमने बात की थी, जो 5वें नंबर पर विधि है वो है हमारी अर्जित नागरिकता। अर्जित नागरिकता, अर्जित नागरिकता। तो अर्जित जो नागरिकता है वो कौन सी होती है? अर्जित नागरिकता, पुराने समय में क्या होता था कि एक राजा जो है वो दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता था, अटैक कर देता था। तो जैसे ही किसी भी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया जाता था और वो उस राज्य को जीत लेता था, तो वहां के सारे नागरिक उस राज्य या उस राजा के अधीन हो जाते थे जिसने उनको जीता है। तो ऐसा ही आज के समय में है अर्जित नागरिकता। भारत अगर किसी भी अपने पड़ोसी राज्य को, राज्य के ऊपर अटैक करता है या वहां पर भारत का अधिकार हो जाता है, तो फिर वहां के सारे जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम तिब्बत के साथ एक छोटा सा देश था अलग से। तो सिक्किम के राजा ने यहाँ अपील की, यहाँ इंडिया में जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय में 1974-5 के आसपास, तो उस समय इन्होंने कहा कि हमें आप अपने अंदर मिला लीजिए, नहीं तो चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑलरेडी कब्जा कर चुका था चाइना। तो पहले वो सह राज्य के रूप में भारत के अंदर शामिल हुआ, मिला। उसके बाद 1 साल के बाद सिक्किम ने फैसला कर लिया कि वह भारत में शामिल हो जाएगा। तो जिस दिन सिक्किम भारत के अंदर शामिल हो गया 36 संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस समय से ही सिक्किम के सारे नागरिक भारत के नागरिक कहलाए। कोई 6 महीने, कोई 7 साल, कोई 10 साल का प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो ये होती है अर्जित नागरिकता। अर्जित नागरिकता कैसे होती है कि भाई किसी बाहरी क्षेत्र पर, किसी बाहरी क्षेत्र, किसी बाहरी क्षेत्र जो भारत से बाहर है, क्षेत्र पर, किसी बाहरी क्षेत्र पर अधिकार करने, किसी बाहरी क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद उस क्षेत्र के नागरिक, उस क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये थी भारत की नागरिकता कि भाई जो भारतीय नागरिकता है वो किस तरीके से हासिल की जाती है और किस तरीके से समाप्त हो जाती है। तो हमने पढ़ा नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता
से एक क्वेश्चन आता है। तो हमने ये तो देख लिया कि जितने भी विदेशी हैं वो भारत की नागरिकता को कैसे हासिल करते हैं और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद नंबर 10 में हमने यह भी पढ़ा। अनुच्छेद नंबर 9 में भी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो प्राप्त करने की और समाप्त होने की विधियों को हमने देखा। तो मोस्टली एक क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने वहां की नागरिकता भी नहीं ली है, तो वो एनआरआई हैं, पैसा तो वहां पर कमा रहे हैं और इंडिया के अंदर पैसा भेज रहे हैं। तो जो एनआरआई हैं, क्या उनको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सभी मौलिक अधिकार? जी हाँ, सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक क्वेश्चन रहता था कि उनको वोट का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, उनको वोट का अधिकार नहीं होता था। लेकिन जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि हम एनआरआई को वोट का अधिकार प्रदान करेंगे। 2016 में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो फिर 11 मार्च 2024 से ये प्रभावी हो गया कि जो एनआरआई है वो वोट डालने का उनको अधिकार है। अगर वो इंडिया में आए हुए हैं तो यहीं आकर के वोट डाल सकते हैं, अगर विदेश में है तो प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं। तो जो एनआरआई है, एनआरआई को क्या वोट का अधिकार है? जी हाँ, एनआरआई को वोट का अधिकार है। जो एनआरआई है उनको वोट का अधिकार है। और उनको जो ये वोट का अधिकार है ये कब मिला है? 2024 में मिला है, 11 मार्च 2024। तो 11 मार्च 2024 से वोट का अधिकार इनको दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा नागरिकता का टॉपिक जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के पार्ट और भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये हर दिन हम करेंगे। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो यहाँ पर प्रिपरेशन है आपका, वो सारा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको इन टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी के लिए यह जीके इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल सभी को।